नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 10 में हम खुला आकाश यह पाठ देखेंगे। आज के इस पाठ के अंतर्गत जो घटक आएंगे वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय रहेंगे, उसके बाद पाठ हम विस्तार से देखेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। खुला आकाश यह एक पूरक पठन है। सबसे पहले कुंवर नारायण जी का परिचय हम लेंगे। उनका जन्म 1927 फैज़ाबाद में हुआ। फैज़ाबाद यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उनकी मृत्यु 2017 को लखनऊ में हुई। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषा और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। अब हम खुला आकाश यह पाठ विस्तार से देखेंगे। खुला आकाश इस पाठ में कुंवर नारायण जी ने डायरी के कुछ पन्ने यहाँ पर दिए हुए हैं। जिस तरह से डायरी में दिनक्रम लिखा जाता है उससे थोड़ा सा अलग यहाँ पर नारायण जी ने दिया हुआ है। वो अब हम विस्तार से देखेंगे। कुंवर नारायण जी ने 10 मार्च 1998 को जो लिखा था वो इस प्रकार था। अंदर की दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थ में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थ में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। अब लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम हमारे मन को जिस तरह से ढालेंगे उस तरह से वो बन जाता है। अगर मन को हम छोटा रखें तो सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। हमारे अंदर हमें आज़ादी पानी है, हमारे अंदर हमें हमारी दुनिया बड़ी करनी है। अगर स्वार्थी ढंग से देखा जाए तो हम सिर्फ अपने लिए ही सोचेंगे, लेकिन निस्वार्थी ढंग से सोचा जाए तो हम खुद के लिए भी सोचेंगे और दूसरों के लिए भी सोचेंगे। तो ये सही मायनों में आज़ादी है। मकान ही मकान पर मकान, इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि जिस गली में मैं रहता हूँ वहाँ पर आसमान दिखाई नहीं देता, पेड़ कहीं दिखाई नहीं देते, मकान एक के ऊपर एक बने हुए हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ है और वहाँ पर जो गलियाँ है वो संकरी है। संकरी मतलब एकदम छोटी सी गलियाँ हैं जहाँ पर बहुत छोटी सी जगह से गुज़रना पड़ता है। रास्ते हैं और यहाँ पर जो तार है वहाँ पर चिड़िया चींची करती हुई दिखाई देती है। पहले हम देखते थे कि चिड़िया आसमानों में उड़ती हुई दिखाई देती थी, पेड़ों पर घोंसले बनाती हुई दिखाई देती थी, पेड़ों पर चिमनियों की, पक्षियों की कतार दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब ये चिमनियाँ हमें तारों पर बैठी हुई, बिजली के खंभों पर बैठी हुई दिखाई देती है। ये चिड़िया भी अब लेखक को प्लास्टिक की लग रही है और इसी संकरी गली से लेखक तंग आ गए हैं, इस भीड़ भाड़ से तंग आ गए हैं और वो इस उलझन से, इस भीड़ भाड़ भरी मकानों की तंग गलियों से बाहर निकलना चाहते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। अब 8 अगस्त 1998 को लेखक ने यह लिखा था, सही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं। मतलब इसका मतलब यह है कि साहित्य में हमें सही समीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ एक जगह देखना या फिर उसकी एक ही बाजू देखना ये सही नहीं है। उसका मूल्यमापन सही तरीके से होना ज़रूरी है। जाने खुद को। 12 नवंबर 1998 को लेखक ने लिखा था, जाने खुद को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए।
कभी ऐसा क्षण भी होना चाहिए कि हमें खुद के बारे में आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरों की समीक्षा करते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों का मूल्यमापन करते रहते हैं, और खुद ही समझ लेते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन ये गलत है। जैसे हम खुद के बारे में सोचेंगे, वैसे ही दूसरे भी उनके खुद के बारे में सोच सकते हैं। हमें किसी और की समीक्षा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें भी दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखना चाहिए जितना कि हम खुद पर भरोसा रखते हैं। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए, दूसरा अन्य नहीं। अंतमय है हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं, सिर्फ मनुष्य होते। ये लेखक ने लिखा है 7 अगस्त 1999 के दिन। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं, और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ है और कुछ नहीं, या जैसे सारी गाय केवल गाय है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग हम खुद के अंदर भेड़िया और बाघ जैसी हिंसात्मक वृत्ति रखते हैं। वो मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं देखते, वो बिच्छू की तरह चालबाजी अपने अंदर रखते हैं, दूसरों का बुरा करने की कोशिश करते हैं, सांप की तरह जहर उगलते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं। ऐसी वृत्ति काफ़ी सारे लोगों में पाई जाती है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गाय और बकरी जैसे होते हैं, तितली जैसे कोमल होते हैं। लेखक का कहना है कि ऐसा फ़र्क क्यों है, ऐसा भेद क्यों है। जैसे प्राणी प्राणी होते हैं, जानवर जानवर होते हैं, उसी तरह मनुष्य मनुष्य ही क्यों नहीं होते। मनुष्यों को मनुष्य की तरह ही रहना चाहिए, लेकिन वो अपने स्वभाव में परिवर्तन लाए तो ये बदलाव हो सकता है। लुका छिपा कर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान पाए। हम खुद को सही और अच्छा साबित करने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, और इसीलिए हम लुका छुपी का खेल खेलते हैं। मतलब बातों को छुपाते हैं, हमारे व्यवहार को छुपाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर आत्मविश्वास नहीं होता है। हम इंसान हैं, हमसे कुछ गलतियां हो भी सकती हैं, अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन हमें वो गलतियां सहन करने की या फिर उस हार को, उस कमियों को स्वीकारने की क्षमता नहीं होती है, और इसलिए हम बातों को छुपाते हैं। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना ज़रूरी लगे। लेखक कहते हैं कि ऐसी बातें करनी ही नहीं है जिसे हम छिपाना चाहे, ऐसी धूर्त बातें करनी ही नहीं है, ऐसे धूर्त काम हमें करने ही नहीं है जो हम लोगों को दिखा ना सके, जिसको छिपाने की ज़रूरत पड़े। जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य जो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा खास बात है। जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उसके क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। देखिए, लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बुढ़ापे का अर्थ ये नहीं है कि अब बस जीवन के कुछ ही वर्ष शेष है, कभी भी मृत्यु हमें आ सकती है। इसका मतलब अब जीना छोड़ देना चाहिए, आकांक्षाओं को छोड़ देना चाहिए, ये इसका मतलब नहीं है। जितनी ज़िंदगी हमारे पास है बची हुई, हमें पता नहीं हमारी मृत्यु कब आ सकती है। हम कभी भी मृत्यु को पा सकते हैं, बचपन में, यौवन में, बुढ़ापे में, हमें पता नहीं है। लेकिन जब तक ज़िंदगी है, जब तक जिंदा है, तब तक हमें चैतन्यपूर्वक ज़िंदगी जीनी है।
हमारे अंदर चैतन्य को जिंदा रखना है, जीवित रहना है अपने ख्वाबों के साथ, अपने सपनों के साथ। कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, तभी ये जीवन जीने लायक बन सकता है। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। देखिए, लेखक अब कहते हैं कि मैं 75 का हो चुका हूँ, अब मेरी मृत्यु समीप है। लेकिन नहीं, हम नहीं कह सकते कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। यह हमारे ऊपर है कि हम हमारा जीवन किस तरह से जीते हैं। खुद के लिए भी जीना बहुत ज़रूरी है, जीने की आशा नहीं छोड़नी है, और दूसरों के लिए भी हमें जीना चाहिए। दिल्ली में रहना, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफंद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। देखिए, अब दिल्ली में रहना मतलब दिल्ली में जो हम कमरे ढूंढते हैं किराए पर, वो इतने तंग होते हैं कि जैसे हम किसी भरी हुई भीड़ भाड़ की बस में सफ़र कर रहे हो। जैसे पायदान पर खड़े होकर लटक कर हम सफ़र कर रहे हो, वैसे हमें दिल्ली में भीड़ भाड़ की जगह पर रहना पड़ता है। बहाने निकालना, जो हम शौक़ से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो हम करते रहते हैं, और जो अच्छी नहीं लगती उसके टालने के बहाने हमारे पास हम बना लेते हैं। अपने से बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। लेखक कहते हैं कि बहस करो तो खुद से करो, खुद में परिवर्तन लाने के लिए करो। किसी और से अगर आप परिवर्तन की अपेक्षा रखोगे, उससे बहस करोगे, तो सिर्फ झगड़ा होगा, बाकी कुछ परिवर्तन तो होने वाला नहीं है। चीज़ों की गुलामी, कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा। अब देखिए, हम चीज़ें खरीदते हैं और उनके गुलाम बन जाते हैं। कंप्यूटर हमने ख़रीदा है, लेकिन कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम 24 घंटे बैठे रहते हैं। उसको संभालना, उसको साफ़ सुथरा रखना, उसके स्क्रीन के सामने बैठे रहना, यह हमारा दिनक्रम बन जाता है। एक निष्ठ होकर हम हमारे जीवन के काफ़ी सारे क्षण उस कंप्यूटर के सामने बिता देते हैं। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। अब लेखक कहते हैं कि एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। जो मोटर उन्होंने खरीदे है, अब वो उसके गुलाम हो चुके हैं। अब वही नहीं तो पूरा परिवार भी उसका गुलाम हो चुका है। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है। सिर्फ तरीके बदलते हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हम इन नई नई चीज़ों के गुलाम बन चुके हैं। हम हर एक चीज़ों के अब गुलाम बन रहे हैं। इस प्रकार ये जो पाठ है खुला आकाश, ये यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम गज़ल, यह कविता देखेंगे। धन्यवाद।